नमस्कार, बहुत स्वागत है तमाम दर्शकों का स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करेंगे। बजट में इनकम टैक्स को लेकर के राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले 6 लाख रुपए तक ये था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। पहले ये लिमिट 50,000 रुपए थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 25,000 रुपए बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर में भी बदलाव का ऐलान किया है। न्यू टैक्स रिजीम के मुताबिक 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स रेट। 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स रेट। 10 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स रेट। 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स रेट। 15 लाख रुपए से ऊपर 30% टैक्स रेट। इसके मुताबिक सैलरीड एम्प्लॉइज को न्यू टैक्स रिजीम में 17,500 रुपए तक की बचत होगी। I have 2 announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. The new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2/3 लोगों ने नया टैक्स रिजीम चुना है। लोगों में न्यू टैक्स रिजीम को और लोकप्रिय बनाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है। साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। The 5% TDS rate on many payments is being merged into the 2% TDS rate and the 20% TDS rate on repurchase of units by mutual funds or UTI is being withdrawn. TDS rate on e-commerce operators is proposed to be reduced from 1 to 0.1%. Moreover, credit of TCS is proposed to be given in the TDS to be deducted on salary. Further, I propose to decriminalize delay up to the due date of filing statement for the same. I also plan to provide a standard operating procedure for TDS defaults and simplify and rationalize the compounding guidelines for such defaults. स्टैंडर्ड डिडक्शन था सैलरी वालों का, जो बहुत सालों से 50,000 की जो छूट है, जो विभिन्न प्रकार के जो खर्चे होते हैं उनके लिए छूट दे रखी है, उसको बढ़ा के उन्होंने 50,000 से 75,000 रुपये पर एनम के हिसाब से उन्होंने कर दिया है। दूसरा जो फ़ायदा दिया है वो पेंशनर को दिया है। जो पेंशनर का 15,000 रुपये का जो मासिक उनको जो छूट मिलती 15,000 की जो छूट मिलती थी उसकी जगह बढ़ा के उन्होंने उसको 25,000 कर दिया है। तीसरा जो है
इसमें जो 2 स्लैब हैं इनकम टैक्स में, एक ओल्ड रिजीम है, एक न्यू रिजीम है। न्यू रिजीम की स्कीम जो गवर्नमेंट की ये है कि उसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती, परंतु टैक्स की जो रेट है वो इस तरह से बनाई गई है कि आम जनता को काफ़ी राहत मिले है, और वो जो है रेट पुनः रिवाइज करी है और काफ़ी कम टैक्स उस पर कर दिया गया है। टीडीएस अगर समय पर नहीं भरा तो वो किसी तरीके का कोई अपराध नहीं होगा, और साथ ही साथ टैक्स की जो प्रोसेस है उसको भी और ज्यादा इजी बनाया जाएगा। तो इससे कितना फायदा रहेगा आने वाले समय में, किस तरीके का फायदा देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि टीडीएस क्या होता था कि लेट पेमेंट हो जाने पे टीडीएस में प्रोसिक्यूशंस होते थे, उसको एक तरीके से अपराध माना जाता था। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर करा कि टीडीएस लेट पेमेंट करने पे अब उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और देख रहे इतने सारे लिटिगेशंस इकट्ठे हो गए हुए हैं कि अपील्स पेंडिंग पड़ी हुई है डिपार्टमेंट में, तो उस पेंडिंग अपील को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनको कोई स्कीम लेके, ये जैसे पिछली बार भी सबका विश्वास स्कीम लेके आए थे, तो सिमिलरली वैसा ही स्कीम इस बार भी लेके आए, सो दैट कि जो लिटिगेशन है वो लिटिगेशन इजीली डिस्पोज ऑफ हो सके और जो आम टैक्स पेयर है उसको बेनिफिट मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स अनसर्टिनिटी, अगर आपका आज आप रिटर्न भर रहे हो तो अगले 5 साल 7 साल 10 साल तक कभी भी कोई केस खोल देता है, वो टैक्स अनसर्टेनिटी ऑलवेज बनी होती है। उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने थोड़ा उसमें लिमिट भी इंक्रीज करा हुआ है कि भाई जब अगर कोई इनकम रीअसेसमेंट के लिए जाएगा या इनकम स्केपिंग असेसमेंट की बात होगी, वहां पे एक लिमिट को उन्होंने इंक्रीज कर दिया हुआ है जो अप टू 50 लाख एंड कुछ टाइम लिमिट्स दी हैं जो देखना होगा इनडायरेक्ट। तो वहां पे भी बेनिफिट हमारे को एसएससी को जाएगा कि टैक्स अनसर्टिनिटी की जो प्रॉब्लम्स थी वो रिड्यूस हो, लोग डेफिनेट हो सके हमने रिटर्न भर दिया, हमारा टैक्स पे हो गया, तो वी आर नाउ ओके फॉर दैट पर्टिकुलर असेसमेंट। वहीं इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाई, साथ ही टैक्स रेट में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में पुरानी टैक्स रिजीम चुनने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने का भी फायदा नहीं मिलेगा, यानी जो भी बदलाव हुआ है उसका लाभ न्यू टैक्स स्लैब चुनने वालों को ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात कर लेते हैं रसिया वर्सेस यूरोप की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी ही चाल में बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जेलेंस्की फौज को लगातार रूस पर हमले का ऑर्डर दे रहे हैं, दूसरी तरफ पुतिन से शांति की अपील भी कर रहे हैं। जेलेंस्की के लिए ये 2 नावों की सवारी महंगी साबित हो सकती है। वहीं जेलेंस्की को बचाने के लिए अब पूरा नेटो पुतिन के खिलाफ एलिगेटर वॉर शुरू करना चाहता है। रिपोर्ट देखिए। रूस का इलाका ब्लैक सी, और ब्लैक सी में ही रूस की तेल रिफाइनरी तुआब से, यही नहीं रूस का अजोर सी से लगता इलाका। रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार इतना तेज और भीषण हमला हुआ है। जेलेंस्की ने ड्रोन से रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। रूस की बौखलाहट समझी जा सकती है। 2 दिन पहले ही रूस ने ऐलान किया था कि उसने यूक्रेन की 2 और जगहों पर कब्जा कर लिया है, और अब यूक्रेन रूस पर धुआंधार ड्रोन फायर कर रहा है। रूस पर यूक्रेन ने छोड़े 75 ड्रोन। रूस का 45 ड्रोनों का मार गिराने का दावा। हमले में रूस को कितना नुकसान, इसकी अब तक नहीं है डिटेल जानकारी।
ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरी तुआप्से को निशाना बनाया है। जिस तरह से पुतिन यूक्रेन के ऊर्जा केंद्रों को तबाह करने के लिए हमले पर हमले कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की पुतिन की राह पर चलकर उन्हीं की रणनीति को अपनाकर अब रूस के संसाधनों पर सीधा अटैक कर रहे हैं। यह समझने के लिए आपको तुआप्से तेल रिफाइनरी की डिटेल जाननी चाहिए। तुआप्से रिफाइनरी की क्षमता रोजाना 2,40,000 बैरल प्रोसेसिंग की है। तुआप्से रिफाइनरी में फ्यूल ऑयल, वैक्यूम गैस ऑयल, हाई सल्फर डीजल का प्रोडक्शन होता है। 2023 में इस रिफाइनरी ने 9.322 मिलियन मीट्रिक टन क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया। यहां से तेल तुर्की, चीन, मलेशिया और सिंगापुर को भेजा जाता है। इससे पहले 17 जुलाई को भी यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए तुआप्से रिफाइनरी को तबाह करने की कोशिश की थी। हालांकि कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इस बार नुकसान हुआ है और इस बात की तस्दीक रूस ने भी की है। Головкома Сирського по фронтовій ситуації. Головком сам об'їжджав частину бригад. Ключове питання – це забезпечення наших військових, чого саме не вистачає по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість, передусім, дронів. रूस यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की का पलड़ा लगातार हमलों के बावजूद बहुत हल्का दिख रहा है। रूस के दावे जिसकी पुष्टि कर पाना मुश्किल है कि वो लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है और अभी पिछले हफ्ते ही उसने करीब 650 यूक्रेन की फौज को मौत के घाट उतार दिया है। ज़ेलेंस्की को चिंता में डालने के लिए काफी है उस वक्त जब खुद ज़ेलेंस्की और उनके ब्रिगेडियर कमांडर लगातार फोर्स की कमी और हथियारों का टूटा पड़ने की बात कह रहे हैं। हालांकि इस बीच खुद ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि जर्मन पैट्रियट उनके देश को मिल गया है और इसके लिए जर्मनी का बहुत शुक्रिया। Зараз вже ми можемо сказати, є посилення нашої ППУ. Німецький Петріот прибув в Україну. Я хочу подякувати Німеччині і Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити набагато більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше більше сили для України. कितना दम है इस जर्मन पैट्रियट सिस्टम में? क्या रूस के पास इस जर्मन पैट्रियट का तोड़ तैयार है? जर्मन पैट्रियट से ज़ेलेंस्की पुतिन की फौज को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, या जर्मन पैट्रियट से रूस में होने वाले हमलों को ज़ेलेंस्की कितना रोक पाएंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए जर्मन पैट्रियट की ताकत की डिटेल देखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल नया नहीं है। अमेरिका से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ज़ेलेंस्की को पहले ही हासिल हो चुका है और रूस के हमलों ने बार बार साबित किया है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि पुतिन की फौज को रोक सके। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अमेरिका का बनाया एयर डिफेंस प्रोडक्ट है। जर्मनी ने इसे अमेरिका से ही खरीदा था और अब इसकी एक यूनिट यूक्रेन को सौंपी है। कैसे काम करता है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम? पैट्रियट सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। पैट्रियट मिसाइलों को जमीन पर स्थित पैट्रियट मिसाइल बैटरियों से लॉन्च किया जाता है। इस सिस्टम को चलाने में लगभग 90 सैनिकों की जरूरत पड़ती है। एक पैट्रियट बैटरी में मुख्य रूप से 5 चीजें शामिल होती हैं। एक ट्रक माउंटेड लॉन्चिंग सिस्टम, 8 लॉन्चर जिनमें 4-4 मिसाइल इंटरसेप्टर हो सकते हैं, ग्राउंड रेडार यूनिट, कंट्रोल स्टेशन, जनरेटर और एंटीना। अब समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले रेडार आसमान में खतरे को डिटेक्ट करेगा। यह जानकारी आगे कंट्रोल स्टेशन जाती है। कंट्रोल स्टेशन दुश्मन एयरक्राफ्ट को ट्रैक करके उसकी जानकारी मिसाइल लॉन्चर को भेजता है। 10 सेकंड के अंदर ही पैट्रियट सिस्टम मिसाइल को रेडी करके दुश्मन एयरक्राफ्ट पर छोड़ देता है। लॉन्चर में अधिकतम 16 मिसाइलें होती हैं। इसमें 2 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल होती हैं, पैक 2 और पैक 3। पैक 2 ऐसी मिसाइलें हैं जो आते हुए एयरक्राफ्ट के पास जाकर फट जाती हैं। वहीं पैक 3 को इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे वो खतरे को इंटरसेप्ट करके उन्हें नष्ट कर देता है। इस तकनीक को हिट टू किल कहा जाता है। जर्मनी ही नहीं, फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इटली या रूस के पड़ोसी देश जैसे लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और स्कैंडिनेवियन देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे यूरोप के देश असल में पुतिन के खिलाफ गोलबंदी में शामिल हैं। ये सारे देश रूस से फरियाने के लिए अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं।
and let nothing about the end of this war be decided without Ukraine. अमेरिका के नेतृत्व में ये देश नाटो जैसे सैनिक संगठन का हिस्सा है। कई देश के एक्सपर्ट तो ये मानकर चल रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध का अंत यूरोप बनाम रूस की लड़ाई से निकले नतीजे में ही होना है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि 2029 वो वर्ष होगा जब यूरोप से रूस सीधा टकराएगा। लिहाजा इन देशों में से कई ने अपने यहाँ मिलिट्री सर्विस अनिवार्य कर दी है। असल में यूक्रेन अकेले लड़ रहा होता तो पुतिन कब का कीव फतह कर चुके होते। ये यूरोप है, उसका यूरो है, हथियार है, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की पुतिन से लोहा ले रहे हैं। ये बात एकदम क्लियर है। इसलिए पुतिन भी कई बार यूरोपीय देशों को यूक्रेन की मदद नहीं करने को कह चुके हैं। धमकी। और चलिए, अब बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि अगर आप भी अपनी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो आपको सावधान करने वाली ये सबसे बड़ी खबर है। जानी मानी टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन की आंखों को कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की वजह से भारी नुकसान पहुंच चुका है, जिसकी वजह से वो 4-5 दिनों से देख नहीं पा रही। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने स्वास्थ्य को लेकर अपडेट किया है। रिपोर्ट देखिए। आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, जानी मानी टीवी एक्ट्रेस बिग बॉस फेम जैस्मिन भसीन की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। यह घटना 17 जुलाई की है, जब जैस्मिन भसीन दिल्ली में एक इवेंट में आई थी। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की वजह से उनकी आंखों को नुकसान पहुंचा और कॉर्निया बुरी तरह से डैमेज हो गया। थोड़ी ही देर बाद उनको दिखना भी बंद हो गया और हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें पूरे कार्यक्रम के दौरान काला चश्मा पहनना पड़ा। बिना सहारे के वो एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। 17 जुलाई के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़की हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर लाती है और जब वो कार्यक्रम स्थल से बाहर निकली उस वक्त भी उन्हें सहारे की जरूरत पड़ रही है। कार्यक्रम के तुरंत बाद जैस्मिन भसीन को आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ा, जहां उनका इलाज अब भी चल रहा है। जैस्मिन ने खुद एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को अपने इस तकलीफ के बारे में बताया। उन्होंने जानकारी दी कि अब उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। जब उन्हें कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद आंखों में तकलीफ शुरू हुई तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहती थी, लेकिन इवेंट के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ऐसा वो नहीं कर पाई। उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने उन्हें काफी सपोर्ट किया और जब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो आंखों में काला चश्मा पहनकर उन्होंने टीम की मदद से इवेंट में परफॉर्म किया। जैस्मिन का कहना है कि उन्हें अब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दर्द के कारण वो सो भी नहीं पाती। डॉक्टर्स ने उनकी आंखों पर बैंडेज लगाए हैं। उन्हें रिकवर होने में अभी 5-6 दिन और लग सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को हैंडल कर रहे हैं, उन्हें यूज कर रहे हैं, तो उनकी साफ सफाई में आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है। जब आप अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं तो आपके हाथ आपको धोने चाहिए, साबुन से ड्राई करने चाहिए और फिर अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को हैंडल करना चाहिए। सो आप अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज निकालिए और कॉन्टैक्ट लेंस क्लीनिंग सोल्यूशन से उनको क्लीन कीजिए और उन्हें कॉन्टैक्ट लेंस बॉक्सेस में डाल दीजिए। कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की वजह से जैस्मिन की आंखों का जो हिस्सा डैमेज हुआ है उसे कॉर्निया कहते हैं। ये आंख की पारदर्शी सुरक्षात्मक बाहरी परत है जो धूल, गंदगी और कीटाणुओं को आंखों में जाने से रोकती है। ये सूर्य की तेज यूवी रेज को सीधे आंखों तक पहुंचने से भी रोकती है। लेकिन जब इसमें दर्द होने लगे, आंखों में सूजन आने लगे या फिर देखने में दिक्कत होने लगे तो ये कॉर्निया डैमेज होने के संकेत हो सकते हैं। इस घटना के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कॉन्टैक्ट लेंस लगाना सेफ है? तो अगर आप भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। जैसे कॉन्टैक्ट लेंस एक दिन में 6 से 7 घंटे के लिए लगा सकते हैं, इससे ज्यादा देर तक न लगाएं। कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के दौरान आंखों को बार बार छूने से बचें। ज्यादा गर्मी या उमस में रहने से दूर रहें, क्योंकि आंखों में पानी आना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से चुभन या जलन होती है तो आंखों को रगड़े नहीं। कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन एक छोटी सी चूक आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकती है और आपकी आंखों की रोशनी भी छीन सकती है।
तो चलिए अब बात करेंगे एल्विश की, क्योंकि यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हो रही हैं। सांपों के जहर मामले से जुड़ा एक केस ईडी ने दर्ज किया था और अब मनी लॉन्ड्रिंग के इसी केस को लेकर के एल्विश की लखनऊ में पेशी हुई है। ईडी के लखनऊ ऑफिस में ईडी ने एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया था, जबकि सांपों की तस्करी और स्नैक वेनम मामले में एल्विश पर पहले से ही केस दर्ज है। ये मामला कोर्ट में है। अब अगर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कोई सबूत मिलते हैं तो एल्विश की मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ सकती है। रिपोर्ट देखिए। यूट्यूबर एल्विश बढ़ गई मुश्किल। ईडी के दफ्तर में एल्विश की पेशी। ईडी दफ्तर में खड़े इस चेहरे को भला कौन नहीं पहचानता हो। सांप के जहर का सौदा करने का आरोप और उसी आरोप के बाद दर्ज हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। कभी कोर्ट में पेशी तो कभी ईडी दफ्तर के चक्कर। एल्विश यादव मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की लखनऊ यूनिट पहुंचे। यहां ईडी ने एल्विश से पूछताछ की। जो उन्होंने मांगा था वो मैंने सबमिट करा, अभी वो बताएंगे। कई तारीखों से आपको बुला रहे हैं, बार-बार एक्सक्यूज ले रहे हैं, कोई खास वजह थी? नहीं सर, आपने देखा नहीं था, मैं यूके में था, एक ही बार बुलाया ना, एक बार। एल्विश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है, जिसकी जांच लखनऊ के जोनल ऑफिस में की जा रही है। इससे पहले ईडी ने नोटिस देकर 8 जुलाई को एल्विश यादव को बुलाया था, लेकिन तब विदेश में होने की वजह से और अन्य कारणों के चलते एल्विश ने वो नोटिस स्थगित करने की मांग की थी, जिसके बाद ईडी ने 23 जुलाई को एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। आज ईडी के लखनऊ जोनल दफ्तर पहुंचे एल्विश यादव। मीडिया ने वहां तमाम सवाल एल्विश यादव से किए, लेकिन एल्विश यादव ने मीडिया के सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT सीजन 2 के विजेता एल्विश यादव पर रेव पार्टियों में सांप का जहर देने के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने एल्विश पर कार्रवाई की और उसी केस से जुड़े सवालों का सामना करने एल्विश लखनऊ पहुंचे। जो एलिगेशन आपके ऊपर है कि सांपों की तस्करी करते थे और दूसरे कोर्ट में मामला जी, कोर्ट वाले बताएंगे। अभी आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें अंदर आपको बुलाया गया है? मैं कैसे बताऊंगा, पहली बार आया ना। जो आरोप आप पे लगाए गए हैं उन पर क्या कहेंगे आप? जी मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी सारी चीजें वो बताएंगे। आपको बता दें कि पीपुल्स फॉर एनिमल्स की संस्था ने एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा में रेव पार्टी में सांपों का जहर पहुंचाने का आरोप लगाया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने संस्था के साथ एल्विश यादव के एजेंट और सफेरों को सांपों का जहर बेचने के बहाने बुलाकर 17 मार्च को गिरफ्तार किया था। पुलिस की पूछताछ में एल्विश यादव ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। हालांकि पुलिस की जांच में एल्विश यादव की संलिप्तता की बात सामने आ रही थी और उसी मुकदमे के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। 17 मार्च को एल्विश गिरफ्तार हुए थे। इससे पहले एल्विश के दोस्त और हरियाणा के मशहूर गायक राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया से ईडी ने पूछताछ की थी। ईडी ने फाजिलपुरिया से लखनऊ ऑफिस में करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। असल में फाजिलपुरिया ने अपने एक गाने में सांपों का इस्तेमाल किया था। ईडी ने शक के आधार पर फाजिलपुरिया से पूछताछ की थी। ईडी को शक था कि फाजिलपुरिया को एल्विश ने सांप मुहैया कराया। इससे पहले एल्विश यादव को 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने पार्टियों में सांप के जहर के इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो चलिए स्पेशल रिपोर्ट में इसी के साथ इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार हम दिखाएंगे प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें भारो राजस्थान में सहयोगी प्रियंका के साथ। नमस्कार।